हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की बुक जो है आप लोगों की बिहाइव, उसके फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द फन दे हैड। इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। जितने भी एग्जाम रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग कवर कर लेंगे और टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी स्टोरी द फन दे हैड अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके जो राइटर हैं वो इसाक एसिमोव हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से इसाक एसिमोव से भी पूछ ले जाते हैं, तो मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं, मतलब जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश की है। जो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को इसाक एसिमोव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, ये बंदा है इसाक एसिमोव, आप लोगों के सामने है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके बर्थ की, कि इनका बर्थ कहां पर हुआ था और कब हुआ था। तो इसाक एसिमोव जो हैं, इनका जन्म जनवरी 2 1920 को हुआ था। देखिए, जब हम इंडियन फॉर्मेट में डेट लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 2 जैन 1920, लेकिन हम लोगों को जो चैप्टर के अंदर मिलेगा लिखा हुआ वो इस तरह से मिलेगा कि जनवरी 2 1920। तो ये जो डेट लिखी हुई है ये अमेरिकन फॉर्मेट में डेट लिखी हुई है। तो सबसे पहले यहां पर दो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं कि इसाक एसिमोव जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो जनवरी 2 1920 को हुआ था। और दूसरा कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म रशिया में हुआ था। देखिए, ये एक अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन इनका जन्म कहां पर हुआ था, रशिया में हुआ था। तो फिर ये अमेरिकन कैसे बन गए, वो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यही चीज आपसे एग्जाम में पॉइंट बनकर पूछ ही ली जाती है। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। देखिए, इसाक एसिमोव जो थे, ये एक अमेरिकन राइटर थे और प्रोफेसर थे किस चीज के, बायोकेमिस्ट्री के थे। और कहां पर पढ़ाते थे, बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि ये किस चीज के टीचर थे, तो बायोकेमिस्ट्री के थे और बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो इसे नोट डाउन करते हुए चलें जो भी पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये रशिया में, आप लोगों को मैंने बताया था पहले ही पॉइंट में कि इनका जन्म रशिया में हुआ है और जनवरी 2 1920 को हुआ था। तो जब ये मात्र 3 साल के थे तो इनकी फैमिली इनको लेकर चली गई थी, मतलब ये सेटल हो गए थे अमेरिका में जाकर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब इनकी फैमिली अमेरिका में जाकर सेट हुई थी तो इसाक एसिमोव कितने वर्ष के थे, कितने साल के थे। तो 3 साल के थे मात्र, और 1923 जो था वो ईयर था। और ब्रुकलिन नाम की जगह पर ये जाकर सेट हो गए थे। अब इनकी डेथ जो हुई थी वो अप्रैल 6 1992 को हुई थी, जब इसाक एसिमोव 72 ईयर्स के थे। तो ये फैक्ट है इसाक एसिमोव के बारे में, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हमारा जो चैप्टर है द फन दे हैड, इसके कुछ की फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पॉइंट्स वन लाइनर के रूप में आप लोगों को मदद करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड चैप्टर का नाम है और इसके राइटर हैं इसाक एसिमोव, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। इस वर्क के द फन दे हैड जोनर, इसके जोनर की बात करते हैं तो साइंस फिक्शन इसका जोनर है। अब साइंस फिक्शन जो होते हैं ये किस तरह के वर्क होते हैं, किस तरह की थीम इन वर्क्स की होती है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन वर्क्स के अंदर साइंस की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जाती है, या टाइम ट्रेवल जैसी थीम इन सारी चीजों की होती हैं। तो साइंस फिक्शन ये वर्क है। इसके अंदर भी हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे फ्यूचर में स्कूल हुआ करते थे और किस तरह के टीचर हम लोगों के हुआ करते थे। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की, कि स्टोरी कब सेट हुई है। देखिए, आप लोगों ने जो भी स्टोरी अभी तक पढ़ी होंगी तो वो ऐसी स्टोरी होती होंगी जो पास्ट में सेट हुई हैं, लेकिन ये द फन दे हैड एक ऐसी स्टोरी है जो फ्यूचर में आप लोगों की सेट हुई है, यानी कि 2157 2157 ईयर जो है चल रहा है, ये स्टोरी फ्यूचर में सेट हुई है। ये चीज आप लोग ध्यान रखें और इसकी सेटिंग ईयर का भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पब्लिकेशन की। ये पहली बार पब्लिश कब हुई थी,
क्योंकि इसको जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टोटल 4 टाइम्स पब्लिश हुई थी। तो पहली बार और दूसरी बार कब कब पब्लिश हुई थी ये मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दो तीसरी बार और चौथी बार कब पब्लिश हुई थी ये भी बताऊंगा, लेकिन ये आपके नॉलेज में ऐड होगी। तो ये पहली बार 1951 में 1951 के अंदर पब्लिश हुई थी 1 दिसंबर को। अब बात करते हैं इस वर्क की थीम की। तो इस वर्क की जो थीम है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने के लिए मिलेगा कि 2157 के अंदर जब एजुकेशन मिल रही होगी स्टूडेंट्स को, वो किस तरह से मिल रही होगी, और जो एजुकेशन 1951 के टाइम पर मिल रही थी वो किस तरह से एजुकेशन मिल रही थी। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है जो 1951 के टाइम पर बच्चों को मिलती थी वो किस तरह की थी, जब ये स्टोरी लिखी गई थी उस समय की बात कर रहा हूं 1951 की। और जो 2157 है 2157 जो है उस टाइम पर टेक्नोलॉजी का दौर होगा पूरी तरह से। अभी भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 2157 में तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर रहे होंगे। तो उस टाइम समय पर एजुकेशन कैसी होगी ये हमें पता चलेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं पब्लिकेशन की। द फन दे हैड की पब्लिकेशन ईयर्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी आपके एग्जाम के लिए पढ़नी जरूरी है। देखिए सबसे पहले द फन दे हैड फर्स्ट अपीयर्ड इन ए चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर इन 1951। देखिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिएगा, जो आपका चैप्टर है द फन दे हैड, ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी द चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर में। ये एक तरह का मैगजीन मान लीजिए जो अल्टरनेट डे पर पब्लिश होती थी। अल्टरनेट डे पर पब्लिश होने का मतलब है कि ये हफ्ते में मात्र 3 बार, वीक में 3 बार पब्लिश होती थी। मान लो ये आज पब्लिश होगी तो कल पब्लिश नहीं होगी, परसों पब्लिश होगी, परसों प्रिंट होगी। तो ये हफ्ते में 3 बार जो है वो प्रिंट होती थी। तो पहले द फन दे हैड जो है वो एक चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर के अंदर 1951 में पब्लिश कराई गई थी, प्रिंट कराई गई थी। उसके बाद ये फरवरी 1954 में, फरवरी 1954 के अंदर द फन दे हैड को द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन के अंदर पब्लिश हुई थी सेकंड टाइम। तो आप लोगों से फर्स्ट टाइम प्रिंट और रीप्रिंट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों को तो आप कभी भी भूलना ही मत, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, अर्थ इज रोम एनफ 1957 में इसाक एसिमोव का एक कलेक्शन आया था जिसके अंदर इनकी 15 शॉर्ट स्टोरीज को जो है वो क्या किया था, इंक्लूड किया गया था। तो 15 स्टोरियों में से एक स्टोरी ऐसी भी थी जिसका नाम था द फन दे हैड को इंक्लूड किया गया था। अब चौथा पॉइंट है इसका कि फोर्थ टाइम जब हुई थी ये पब्लिश, वो किस ईयर में हुई थी, 1973 में ये फोर्थ टाइम पर पब्लिश हुई थी। द बेस्ट ऑफ इसाक एसिमोव करके एक कलेक्शन आया था जिसमें इसाक एसिमोव के 12 स्टोरीज को इंक्लूड किया गया था, उसमें से द फन दे हैड भी एक थी। ये थे इनके पब्लिकेशन ईयर्स जो आप लोगों को याद रखने हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आप लोगों को दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नोट डाउन करना भी आप लोगों को बहुत जरूरी है। देखिए एक बार इसाक एसिमोव ने कहा था कि प्रोबेबली द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लिटरेरी करियर। पूछा जा सकता है कि ये कोट इसाक एसिमोव ने अपने किस वर्क के लिए किया था कि प्रोबेबली द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लिटरेरी करियर। तो ये जो कोट कहा गया था द फन दे हैड के लिए ही कहा गया था। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि चार बार ये पब्लिश हुई है द फन दे हैड, और इसको प्रॉपर रेस्पॉन्स पब्लिक से मिला था और ये बहुत ही फेमस वर्क था। तो इसीलिए इसाक एसिमोव ने 1973 के अंदर ये चीज कही थी, प्रोबेबली द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लिटरेरी करियर, कि द फन दे हैड जो है ये एक ऐसा वर्क है जो मेरे लिटरेरी करियर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। इसकी वजह से इन्हें बहुत फेम मिला था। अब बात करते हैं द फन दे हैड के बारे में कि इसको पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जानकारी इस प्ले के बारे में, इस स्टोरी के बारे में होनी चाहिए। वो है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये हमें पता होना चाहिए कि ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट है। अब फ्यूचर में कब सेट है, 2157 में ये स्टोरी सेट है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। When books and schools as we now know them will perhaps not exist।
तो जो जिस तरह के स्कूल्स, फिजिकल स्कूल्स हमारे पास इस समय पर हैं, हो सकता है 2157 के टाइम तक ये स्कूल जो है वो एग्जिस्ट ना करे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे उस समय पर स्टडी कैसे करेंगे? तो स्कूल ही नहीं होंगे तो बच्चे स्टडी कैसे करेंगे? दिस डायग्राम में गिव यू सम आइडियाज। इस डायग्राम के माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2157 में हमारे पास किस तरह के स्कूल्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हो सकता है कि 2157 के टाइम पर 2157 के टाइम पर हम लोग ई लर्निंग के थ्रू समझें चीजों को, यानी कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, हम चीजों को कंप्यूटर के माध्यम से ही समझें। और हो सकता है उस समय पर जैसे हम लोग कोरोना के टाइम पर स्कूल नहीं जाते थे, उसी तरह से हम लोगों की ऑनलाइन क्लास हो, तो हमारे वर्चुअल क्लासरूम होंगे। अब वर्चुअल क्लासरूम किस तरह के होते हैं? जिसमें कोई भी फिजिकल टीचर नहीं होता है और कोई भी बुक नहीं होती है। हमारी जो बुक्स होती हैं वो भी हमारी स्क्रीन पर होती हैं और हमें कोई ना कोई रोबोट पढ़ाएगा, या फिर जो है ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो भी रोबोटिक ही होंगी। और फ्यूचर में हमें रोबोटिक टीचर देखने के लिए मिल सकते हैं। और मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे कि हम लोग अपने फोन की स्क्रीन पर कोई भी बुक पढ़ते हैं, उस तरह से हम स्क्रॉल करते हुए कोई भी बुक पढ़ते रहेंगे। ऐसा फ्यूचर में हमारे कंप्यूटर के साथ भी होगा और जो टेक्स्ट है वो भी टाइम टू टाइम मूव करेंगे, तो मूविंग टेक्स्ट भी हमारी स्क्रीन पर चलते होंगे। ठीक है। और इस समय पर हम क्या पढ़ते हैं? टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, मतलब जो बुक प्रिंटेड होती हैं। अभी इस समय पर ट्रेडिशनल एजुकेशन के टाइम पर हम लोग प्रिंटेड बुक को पढ़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम लोग हो सकता है वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ें और हमें स्कूल भी ना जाना पड़े, सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाएं। तो ऐसी चीजें हम लोगों को इस स्टोरी के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम करेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स इस कहानी के अंदर हम लोगों को मिलने वाले हैं। सबसे पहला करेक्टर है मागी का। इसमें एक मागी नाम की लड़की है जो कि एक 11 साल की लड़की है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाउ ओल्ड इज मागी। तो ये एक 11 साल की लड़की है और इसको एक हैबिट है। क्या हैबिट है? कि ये अपने दिनचर्या जो भी इसके साथ दिन में होता है और ऐसी चीज जिसे ये कभी भूलना ही नहीं चाहती, तो ये उसके लिए मेंटेन करती है एक डायरी। इसे आदत है डायरी लिखने की, ये डायरी लिखती है। अब मागी जो है एक सब्जेक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मागी जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और इसका मैकेनिकल टीचर जो है वो भी इसको टेस्ट लगातार देता रहता है ज्योग्राफी के ही। तो ये बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और ऐसा लगता है जो इसका मैकेनिकल टीचर है, यानी कि ये रोबोट है, ये जो है मागी के आईक्यू लेवल से ऊपर के जो क्वेश्चन है वो इसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मागी के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। पहले ही मागी ज्योग्राफी को पसंद नहीं करती और क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी हाई सेट करके देता है इसका मैकेनिकल टीचर। तो ये है मागी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इसमें दूसरा कैरेक्टर है टॉमी। अब टॉमी जो है ये मागी का नेबर है, मागी का पड़ोसी है और एक 13 साल का लड़का है। तो मागी के पड़ोसी जो है टॉमी, इनकी एज भी आप याद रखेंगे कि 13 साल का एक लड़का है। एक बार टॉमी को एक रियल बुक मिली थी, तो टॉमी को एक रियल बुक मिली थी, ये भी आप चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि रियल बुक किसको मिली थी, टॉमी को या मागी को। तो टॉमी को रियल बुक मिली थी। अब रियल बुक क्या है? जो बुक हमारे टाइम पर होती है ना, जो बुक हमारे टाइम पर होती है जिस पर टेक्स्ट प्रिंटेड होता है। जब हम लोग ई बुक पढ़ते हैं, किंडल बुक पढ़ते हैं कोई भी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ टाइप की बुक आती है, उसको स्क्रॉल कर करके पढ़ते हैं। लेकिन 2157 में जब ये स्टोरी सेट है, हो सकता है उस समय पर हार्ड कॉपीज जो प्रिंटेड बुक है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। उस समय पर बच्चों को पता ही नहीं होगा कि प्रिंटेड बुक भी आती हैं। तो इस तरह की जो बुक है 2157 में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी होंगी। तो एक रियल बुक जो है इस टॉमी को मिलती है। अब बात करते हैं इसके तीसरे कैरेक्टर की, जो कि है मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर जो है ये एक रोबोट है। ठीक है, एक रोबोट है, मतलब कि जब 2157 में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे तो उस समय पर हमारे फिजिकल टीचर होंगे या नहीं होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है उस टाइम पे रोबोटिक टीचर आ जाएंगे। और किस तरह के होंगे? ये ब्लैक तरह के दिखते हैं। ये जो रोबोटिक टीचर है किस तरह का है? मागी का ये ब्लैक टीचर है, अगली सा लगता है देखने में, लुक वाइज ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मागी को इसी के द्वारा जो लेसन है पढ़ाए जाते हैं और यही मागी से जो है क्वेश्चन पूछता है।
जो देखिए यहाँ पर लेसन होते हैं वो इस स्क्रीन पर आ जाते हैं, जो इसके पेट पर स्क्रीन लगी हुई है, और ये बोल बोलकर उसको पढ़ा देता है ना। तो इस तरह से ये मैकेनिकल टीचर है मागी का। इसके अलावा काउंटी इंस्पेक्टर इसमें करके एक कैरेक्टर आएगा। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर का हुलिया, काउंटी इंस्पेक्टर का लुक हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये देखने में क्या है, ये एक मोटा सा इंसान है, मोटू टाइप का इंसान है ये, और इसका फेस जो है वो रेड है। ये चीज ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इसका काम क्या है काउंटी इंस्पेक्टर का? इसका काम है जो मागी का मैकेनिकल टीचर है, अगर इसके अंदर कोई भी खराबी आ जाती है कभी भी, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर आकर उस कमी को सुधारता है और उसको रिपेयर करने के लिए आता है ये काउंटी इंस्पेक्टर। इसके अलावा मिसिस जोन्स जो कि मागी की मदर है, ये जब भी कोई खराबी आ जाती है इस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। जब भी कोई खराबी इस मैकेनिकल टीचर के अंदर आ जाती है, यानी रोबोट के अंदर कोई भी खराबी आ जाती है, तो मागी की मदर जो है मिसेस जोन्स इसको बुलाती हैं हमेशा फिक्स करने के लिए। और ऐसा कब हुआ था इस स्टोरी के अंदर, जब मागी के बहुत ज्यादा जो मार्क्स हैं वो ज्योग्राफी में खराब आने लगे थे, तो मागी की मदर को डाउट हुआ कहीं ये रोबोट ही कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये काउंटी इंस्पेक्टर को मागी की मदर बुलाती हैं रिपेयर करने के लिए। तो ये थे सारे के सारे कैरेक्टर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी को। देखिए यहाँ पर इस स्टोरी को पढ़ते समय इन इमेजेस का भी आप लोग ध्यान रखना, जो कि आप लोगों को ये स्टोरी समझने में मदद करेंगी इमेजेस। तो सबसे पहले ये स्टोरी जो शुरू होती है ये मागी नाम के कैरेक्टर से शुरू होती है, जो कि एक 11 साल की लड़की है। अब जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, और जो भी पॉइंट ऐसे हैं जो नोट डाउन करने चाहिए आप लोग उन्हें नोट डाउन करते हुए चलना। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मागी एक 11 साल की लड़की है और उसे डायरी लिखने की आदत है। डायरी में सिर्फ वो वही चीजें लिखती है जो उसको ऐसी हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है या वो उनको भूलना नहीं चाहती, इसलिए वो उन्हें डायरी में नोट कर लेती है। तो मागी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. मागी ने कहा कि मागी ने लिखा अपनी डायरी के अंदर कि 17 मई का दिन था 2157 में इस समय वो डायरी को लिख रही है। ये समय जो है जब मागी डायरी को लिख रही है वो 17 मई 2157 का समय है। उसने डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक फाउंड हुई। अब रियल बुक जो है एक ऐसी बुक है जिसके अंदर टेक्स्ट प्रिंटेड होता है, वो सॉफ्ट कॉपी की तरह हम लोग स्क्रॉल नहीं करते फोन की स्क्रीन पर, जो कि इस तरह की बुक होती है, हार्ड कॉपी भी होती है, और वो क्या होता है उसके ऊपर टेक्स्ट छपा हुआ होता है। तो मागी ने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक जो है मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बुक जो थी वो बहुत ओल्ड थी। देखिए यहाँ पर मैंने इमेज में दिखाया हुआ है, ये बुक जो थी बहुत ही ज्यादा ओल्ड थी, पुरानी थी। Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मागी को याद आया कि मागी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वे एक छोटे लड़के थे, जब वे एक छोटे बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर, मागी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर उन्हें बताया करते थे कि एक समय था जब सारी की सारी स्टोरीज प्रिंट हुआ करती थी। इस तरह की जो रियल बुक की बात की गई है उस तरह की बुक में ही चीजें प्रिंट हुआ करती थी। टेक्स्ट जो है उस समय पर प्रिंट कराया जाता था। आज के समय की तरह स्क्रीन पर लोग स्क्रॉल करके चीजों को नहीं पढ़ते थे। एक बुक होती थी प्रिंटेड, उससे सब लोग पढ़ते थे। ये चीज मागी के ग्रैंडफादर के टाइम पर हुआ करती थी। जो मागी के दादाजी थे उनके भी दादाजी के टाइम पर ये चीजें हुआ करती थी। बढ़ते हैं आगे। दे टर्न द पेजेस। और उस समय पर जो मागी को और टॉमी को जो बुक मिली है तो उन्होंने क्या किया, इसके पेजेस को पलटना स्टार्ट किया। विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब ये पेजेस जो थे वो पीले पड़ चुके थे। देखिए पुरानी बुक है और ये पीले पड़ चुके हैं पेजेस। जब बुक जो है पुरानी हो जाती है तो इस तरह के पेजेस हो जाते हैं। और क्रिंकली का मतलब होता है कि जब आप किसी बुक को मान लीजिए मोड़ दो, मरोड़ दो, या उसके पेजेस को जो है एक तरह से आप मुट्ठी में बंद करके भींच दो, तो वो कैसी हो जाती है, उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, मुरेड़ आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिंकली। अब इसके पेजेस जो हैं वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, क्लियर पेजेस इसके नहीं हैं। तो उनके पास जो बुक थी वो बहुत पुरानी थी और उसके पेजेस पीले हो चुके थे, सुकड़े से पेजेस थे। एंड इट वाज ऑफुली
funny to read words that stood still instead on moving the way they were supposed to on a screen। अब यहां पर उन लोगों के पास जो बुक थी, वो लोग सोच रहे थे कि ये जो जैसे हम टेक्स्ट पे स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर की तरफ, तो वो सोच रहे थे कि इसके टेक्स्ट भी इसी तरह से जो है हमें स्क्रॉल करने हैं। लेकिन जो टेक्स्ट था वो स्टिल था, बिल्कुल स्थिर था, वो कहीं भी जो है मूव नहीं हो रहा था जैसा मूव होना चाहिए। मागी और टॉमी के हिसाब से तो टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे बुक को भी ऐसे ही पढ़ते होंगे, तो उनको तो पेजेस को पलटना पड़ रहा था। वो तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जैसे ही इसके बाद वो स्क्रॉल करने के बाद रुके, टेक्स्ट तो मूव नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पिछले पेजेस पे जाना स्टार्ट करे और उन्होंने क्या पाया, इट हैड द सेम वर्ड्स, और पिछले पेजेस पे उन्होंने पाया कि भाई इस पे तो सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। जैसे पेजेस उन्होंने पहली बार पढ़े थे, मतलब जो पेजेस पहले उन्होंने पढ़े थे उनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, जब वो वापस उन्हीं पेजेस पे आए तो उन्होंने देखा कि वो वर्ड्स जो हैं अभी भी वहीं पर हैं, वो अभी गायब नहीं हुए, वो या नीचे की तरफ नहीं चले गए। जिस पेजेस पे जो वर्ड्स लिखे थे वो तो वहीं के वहीं हैं, भाई डेफिनेटली वहीं पर होंगे क्योंकि ये एक प्रिंटेड बुक है और वो समझ रहे हैं कि इसको स्क्रॉल करके पढ़ा जा सकता है। तो यहां पर टॉमी कहता है गी टॉमी व्हाट ए वेस्ट। टॉमी कहता है कि भाई कितना बुरा है, क्या फालतू की चीज है ये बुक जो है। When you are through with the book, you just throw it away। तो ये सोच रहा है कि जब एक इंसान, कोई भी रीडर जब एक बुक को पढ़ लेता होगा तो इसके बाद वो इसको फेंक देता होगा। आई गेस, टॉमी कहता है, टॉमी ऐसा गैस करता है कि जब कोई भी इंसान एक बुक को एक बार पढ़ लेता होगा तो इसके बाद डेफिनेटली वो इसको फेंक देता होगा। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। वो कहता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, यानी कि जो भी टैब है, कंप्यूटर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टॉमी कहता है उसके ऊपर, हमारी स्क्रीन के ऊपर मिलियंस बुक होंगी। ऐसा नहीं है उसके ऊपर एक दो बुक है, उसके ऊपर मिलियंस बुक आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर वो बुक भी कम पड़ जाए, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अगर ये बुक भी हमें कम पड़ जाए तो हम उस पर और भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कहता है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो एक बार मान लीजिए एक बुक को हमने टैब पे पढ़ लिया तो हम अपने टैब को फेंक थोड़ी ना देते हैं, उस पर दूसरी बुक डाउनलोड करके हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो जब ये हार्ड कॉपीज में बुक प्रिंटेड हुआ करती होंगी तो एक बार पढ़ने के बाद तो ये यूजलेस हो जाती होंगी, तो कितना वेस्ट होता होगा, कितनी बेकार चीज है। हमारा टैब ही उससे अच्छा है, इस पे हम कितनी भी मिलियंस ऑफ बुक कैन बी डाउनलोडेड ऑन इट। ठीक है, तो ये ऐसा टॉमी कहता है। सेम विद माइन सेड मागी, और इसके बाद मागी भी कहती है कि ऐसा तो मेरे टैब के साथ भी है, मैं भी उस पे एक के बाद एक बुक डाउनलोड कर लेती हूँ। शी वाज 11 एंड had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13। देखिए यहां पर कहा गया है कि जो टॉमी है वो कितने साल का है, 13 साल का है। तो मागी है उसने कम बुक पढ़ी होंगी, क्योंकि देखिए टॉमी तो कितने साल का है, 13 साल का है, और मागी कितने साल की है, 11 ईयर्स की है। तो डेफिनेटली मागी ने उससे कम बुक जो है पढ़ी होंगी, लेकिन वो भी अपने टेली बुक ही पढ़ती है, वो भी हार्ड कॉपीज में बुक नहीं पढ़ती, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि 2157 में इस तरह की कोई बुक आती भी होगी, है ना, उन लोगों को पता ही नहीं है। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने टॉमी से पूछा कि तुम्हें ये बुक मिली कहां थी। तो टॉमी इसका जवाब देते हैं इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने दूसरी तरफ को इशारा करते हुए कहा, उंगली से इशारा किया, और उसने मागी की तरफ को देखा भी नहीं क्योंकि वो उस बुक को पढ़ने में क्या था, बिजी था। उसने कहा इन द एटिक व्हाट इज इट अबाउट स्कूल। उसने कहा ये बुक मुझे एटिक में मिली है। अब एटिक क्या चीज होता है, देखिए एटिक हम लोगों के घर में जो होता है, आपने देखा होगा जो हमारी छत होती है घर की, उसके नीचे एक स्लिप टाइप की डाल दी जाती है, या उसको हम लोग टांड कहते हैं या फिर अटारी कहते हैं, जिस पर हम लोग सामान डाल देते हैं, जिस पर हमारा कूड़ा कबाड़ा जो है, स्टोर रूम टाइप की तरह की चीजें भरी हुई होती हैं। उसको गांव में क्या बोलते हैं, टांड बोलते हैं या फिर अटारी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये बुक जो मिली थी टॉमी को, अटारी पर मिली थी, टांड पर मिली थी। और इस बुक का सब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ये बुक जो लिखी गई है स्कूल के बारे में लिखी गई है, ये बुक स्कूल के बारे में जानकारी देती है। मागी कहती है यहां पर, मागी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल
व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मागी कहती है कि स्कूल के बारे में ये बुक है, क्या कोई स्कूल के बारे में भी बुक लिख सकता है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूं। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। मागी इससे पहले जब ये बुक मिली थी उससे पहले से ही स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन जब से ये बुक मिली है, उसके बाद बुक मिलने के बाद जब से मागी को ये पता चला है कि कोई इंसान बुक को भी लिख सकता है, स्कूल को सब्जेक्ट बनाकर बुक भी लिख सकता है, तो उसे स्कूल नाम जैसी चीजों से और भी ज्यादा नफरत हो गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। देखिए यहां पर मागी की एक कंडीशन बताई गई है कि मागी जो है उसका मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था, वन टेस्ट आफ्टर द अनोदर, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट उसको दिया जा रहा था। और टेस्ट किस चीज के थे? ज्योग्राफी के थे। और ज्योग्राफी जो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे मागी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और उस पे उसको टेस्ट देने पड़ रहे हैं, और एक से एक टफ टेस्ट। और मागी उनमें अपनी परफॉर्मेंस कैसी दे रही थी? वर्स एंड वर्स, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ती हुई जा रही थी। मान लो स्टार्टिंग में उसके 10 नंबर आते थे, फिर 6 आने लगे, फिर 4 आने लगे, फिर 2 आने लगे, तो उसका पूरा मूड खराब हो गया। और ऐसी परफॉर्मेंस को देखकर जो मागी की मदर हैं वो भी बहुत डिसअपॉइंट होने लगी कि भाई मागी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्हें लगा जो उनका रोबोटिक टीचर है शायद उसमें ही कोई खराबी हो। तो मागी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया रोबोट को सही करने के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक ऐसा इंसान है जो रोबोटिक टीचर होते हैं, उनमें अगर कोई खराबी आ जाए तो उनको सुधारने के लिए बुलाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए जो रोबोटिक टीचर हैं उनको सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आ चुके हैं। तो हम लोगों को यहां पर इस स्लाइड पर इस काउंटी इंस्पेक्टर के हुलिया के बारे में, लुक के बारे में पता चलेगा। ये चीज आप ध्यान से सुन लेना क्योंकि एग्जाम में इस तरह के पॉइंट पूछे जाते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर आता है जो कैसा है? एक मोटू टाइप का इंसान है, एक मोटा टाइप का इंसान है जिसका पेट आगे निकला होता है, और उसका फेस कैसा है? रेड है, उसका फेस रेड है। अब ये जब किसी भी मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए आता है, रिपेयर करने के लिए आता है, तो ये अपनी पूरी की पूरी टूल किट को लेकर आता है। देखिए यहां पर ये टूल किट रखी हुई है ना, इस तरह की टूल किट लेकर आता है। इसके अंदर सारे के सारे टूल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, जो भी इस काउंटी इंस्पेक्टर को जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें लेकर आता है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर आता है और ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मागी की तरफ को एक स्माइल देता है, मागी को एक स्माइल देता है और मागी को खाने के लिए एक एप्पल भी देता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल टीचर ने मागी को क्या खाने के लिए दिया था, तो आप लोगों को आंसर देना है एप्पल खाने के लिए दिया था। तो जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ये आता है, वो सबसे पहले आकर मागी को एक क्या देता है? स्माइल देता है, उसके बाद एक खाने के लिए एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर इस टीचर को, रोबोटिक टीचर को थोड़ा सा साइड में ले जाकर रिपेयर करने लगता है। मागी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मागी को एक उम्मीद है, मागी एक आशा लगाती है कि भाई काश ऐसा हो कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है ये मेरे इस रोबोटिक टीचर को जो है सही ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के रिपेयर करने के बाद इस काउंटी इंस्पेक्टर ने इस रोबोटिक टीचर को क्या कर दिया? सही कर दिया, रिपेयर कर दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। तो ये जो रोबोटिक टीचर है जो कि एक काले रंग का है, जिसके पेट पर एक स्क्रीन लगी हुई है, देखने में बड़ा अगली लगता है, ये फिर से एक बार रेडी हो गया मागी को पढ़ाने के लिए। विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब इसके पेट पे जो स्क्रीन लगी हुई है, इस पे क्वेश्चन जो है, लेसन जो है अपीयर होता है, और ये जो है मागी से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये बिल्कुल सेट था मागी से एक बार क्वेश्चन पूछने के लिए और मागी को लेसन पढ़ाने के लिए। बिल्कुल ये रोबोटिक टीचर बिल्कुल रेडी था। That wasn't so bad. The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers.
अब मागी जो थी इस रोबोटिक टीचर के बारे में सबसे ज्यादा बुरा क्या मानती थी या सबसे ज्यादा नफरत क्या करती थी? वो नफरत करती थी, वो उसे बुरा लगता था कि एक टाइम स्लॉट था, मतलब एक फिक्स टाइम था जब मागी को अपना होमवर्क इस टीचर के अंदर यानी रोबोटिक टीचर के अंदर सबमिट करना पड़ता था, या अपने टेस्ट पेपर को इस रोबोटिक टीचर के अंदर सबमिट करना पड़ता था। उसके लिए जैसे यहां पर ये स्लॉट बनी है, तो स्लॉट 1 में आप होमवर्क डालोगे और स्लॉट 2 में आप क्या डालोगे, यहां पर देख लीजिए, वो डाल उस स्लॉट 2 में डालोगे आप अपने टेस्ट पेपर को। तो ये स्लॉट बनी हुई है, इसमें आप लोगों को अपना होमवर्क जो है देना होता था, अपने टेस्ट को सबमिट करना होता था। तो ये चीज जो स्लॉट का जो प्रोसेस था मागी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। अब मागी जो अपना होमवर्क करती थी या फिर अपने टेस्ट को देती थी, वो एक लैंग्वेज में देती थी जिसका नाम था पंच कोड। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मागी अपना होमवर्क या टेस्ट जो है किस लैंग्वेज में देती थी, तो पंच कोड वाज द लैंग्वेज इन विच मागी वाज कंप्लीटिंग हर होमवर्क एंड हर टेस्ट पेपर्स। तो पंच कोड ये लैंग्वेज थी जिसमें मागी अपने टेस्ट को दे रही थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। तो मागी ये काम कब से करती आ रही थी? ये पंच कोड में टेस्ट जो पेपर हैं, टेस्ट पेपर हैं उनको देना, होमवर्क सबमिट करना, ये चीजें मागी ने 6 साल से ही करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस समय से ही रोबोटिक टीचर थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो जैसे ये स्लॉट बनी हुई है, स्लॉट 1 स्लॉट 2, इनके अंदर जैसे ही मागी अपना टेस्ट पेपर सबमिट करती थी, तो ये स्क्रीन पर मागी का, अपने पेज पर जो स्क्रीन लगाए हुए है, मागी का रिजल्ट जो है बिल्कुल देन एंड देयर इमीडिएटली शो कर देता था। उसको बिल्कुल भी कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगता था, जैसे आज की डेट में होता है, हम लोगों ने पेपर दिया उसके बाद 10-20 दिन तक की छुट्टी और जब रिजल्ट आता है। लेकिन मागी के टीचर के टाइम साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि ये तो एक रोबोट है। जैसे ही इस स्लॉट के अंदर मागी अपना टेस्ट पेपर देती थी, तो इसके स्क्रीन पर जो है यहां पर उसके रिजल्ट जो है अपीयर हो जाते थे, उसको रिजल्ट देखने के लिए तुरंत मिल जाता था। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटिंग मागीज हेड। अब जो इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर है, उसने रोबोट को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। अब उसने एक बार मागी की तरफ को फिर से स्माइल किया और मागी के पास आकर उसने मागी के सिर पे हल्का सा शाबाशी देते हुए थपथपाया, है ना। जैसे हम किसी को शाबाशी देते हैं तो उसके सर पे हल्का सा थपथपा देते हैं, तो मागी के टीचर जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने भी ऐसा किया। ही सेड टू हर मदर। अब इस काउंटी इंस्पेक्टर ने मागी की मदद से कहा कि इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये कोई भी गलती जो मागी के ज्योग्राफी में मार्क्स कमा रहे थे, इसमें मागी की गलती नहीं है। मिसिस जॉन्स, उन्होंने मिसिस जॉन्स से कहा, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। उन्होंने कहा, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उस वो जो है एक अपर लेवल पे चला गया था, एक उसका लेवल जो है अप हो गया था। जो मागी है वो एक 11 इयर्स की लड़की है, तो 11 इयर्स के हिसाब से जो बच्चे का आईक्यू लेवल होता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन आने लग चाहिए। तो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है मुझे लगता है कि इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से मागी के लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस को दे रहा था। गियर्ड अप आप समझ लेना कि जब कोई चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, आपके लेवल से वो बाहर चली जाए, तो उसको बोलते हैं गियर्ड ए लिटिल। ठीक है, तो मागी 11 साल की थी, उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा था जो मैकेनिकल टीचर था। Those things happen sometimes। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कहता है मागी की मदर से, मिसिस जोन से, कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। I have sewed it up to an average 10 years level। वो कहता है कि अब आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, मैंने इसका लेवल बिल्कुल सेट कर दिया है। अब इसका जो आईक्यू लेवल हो गया है रोबोटिक टीचर का, वो ऐसा हो गया है कि 10 साल के बच्चे, 10 इयर्स के बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है उस तरह के क्वेश्चंस अब मागी से पूछेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो द इंस्पेक्टर जो है, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो कहता है कि जो मागी की परफॉर्मेंस थी वो बेकार नहीं थी, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी थी, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी। मिसिस जोन से कहता है आप चिंता मत करो। एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन। और एक बार फिर से वो मागी के सर पे एक शाबाशी वाली जो पैट करता है, मतलब उसको हल्के से थपथपाता है कि शाबाश बेटा और अच्छे से पढ़ो, वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है।
अब उसके जाने के बाद मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी को बहुत ज्यादा निराशा होती है। सी हैड बीन होपिंग, वो ऐसी होप कर रही थी, वो ऐसी आशा लगाए बैठी थी मागी, दे वुड टेक द टीचर अवे अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, यहीं पर रिपेयर नहीं करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे और कहीं दूर ले जाकर इसको रिपेयर करेंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि एक बार टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है, यानी कि टॉमी का जो रोबोटिक टीचर है, वो एक बार खराब हो गया था। उसमें क्या खराबी आ गई थी, क्योंकि उसके हिस्ट्री का जो सेक्टर था, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो ना तो लेसन बता रहा था हिस्ट्री का और ना ही क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछ रहा था, तो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। तो उसको रिपेयर करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए दूर ले गए थे। तो मागी भी ऐसे ही सोच रही थी कि वो उसके टीचर को ले जाएंगे और मैं मस्ती करूंगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, 1 ही घंटे में वो उसको सोल्व कर देता है। अब मागी टोमी से कहती है, सो सी सेड टू टोमी, वो कहती है मागी टोमी से कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, क्यों इस रिडिकुलस टॉपिक के बारे में कोई लिखेगा, मुझे समझ में नहीं आता। तो मागी ऐसा कहती है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी की आंखें थोड़ी सी बड़ी हुई सरप्राइज से। वो कहता है, टॉमी लुक्ड एट हर, है ना, टॉमी ने मागी की तरफ को देखा, किससे, सरप्राइज से, बिकॉज उसने कहा, अब यहां से टॉमी आंसर देता है मागी को, वो कहता है बिकॉज इट वॉज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है पगली, उसने इसलिए लिखा क्योंकि जो स्कूल हमारे होते हैं ना, जो वर्चुअल क्लासरूम हमारा तो होता है, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, हम लोग सॉफ्ट कॉपी में बुक को पढ़ते हैं, उस तरह के स्कूल नहीं थे, है ना, इस तरह के स्कूल उस टाइम पर नहीं थे जब ये स्टोरी लिखी गई है। तो वो कहता है हमारे तरह के स्कूल नहीं थे, इसलिए किसी ने ऐसा लिखा है। दिस इज ए ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो कहता है कि ये तो सैकड़ों साल पुराने स्कूल की भी बात कर रहे हैं, जो इस स्कूल में, जो इस बुक के अंदर स्कूल मेंशन किया गया है। वो कहता है ना, देखिए यहां पर उंगली करके बता रहा है वो इशारे से कि जो स्कूल इस बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं वो सैकड़ों साल पहले के स्कूल हैं, जब बुक्स प्रिंटेड हुआ करती थी, जब इंसान जो है टीचर हुआ करते थे। तो इसीलिए वो हमसे अलग तरह के स्कूल थे, इसीलिए किसी ने बुक को लिखा है। ही एडिड लॉफ्टिली, और उसने आगे बताया मागी को। लॉफ्टिली का मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, मतलब कि जैसे टॉमी को सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज जो पास्ट में स्कूल होते थे उनके बारे में पता है। जब एक इंसान अपने आप को ऐसा शो करता है कि उसे सारी की सारी नॉलेज है, तो उस तरह की प्रोनाउंस करते हुए, उस तरह के वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हुए टॉमी कहता है द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, कि मैं बात कर रहा हूं सैकड़ों सालों पहले की। तो समझ नहीं रही है कि ये उस समय पर स्कूल ऐसे नहीं होते थे जैसे हमारे टाइम पर होते हैं। मागी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ओल्ड दैट टाइम एगो। तो मागी कहती है कि देखो, मागी को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि मागी को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि उस समय पर सेंचुरीज एगो जो स्कूल हुआ करते थे और वो किस तरह के हुआ करते थे। तो मागी को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल देन सेड, अब ये मागी जो है उसने उस बुक को टॉमी के शोल्डर पे रखा और उसे थोड़ी देर के लिए पढ़ा। देन सेड, और उसने कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास टीचर हुआ करते थे? दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, और उनके पास जो टीचर हुआ करते थे क्या वो इंसान थे? मतलब हमारे टीचर्स की तरह रोबोट नहीं थे, क्या वो टीचर थे? तो टॉमी यहां पर कहता है श्योर, बिल्कुल उनके पास टीचर थे। दे हैड ए टीचर बट इट wasn't a रेगुलर टीचर, इट was ए मैन। और उनके टीचर जो हुआ करते थे पुराने टाइम पर, जो टीचर हुआ करते थे वो रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर का मतलब है वो रोबोटिक टीचर नहीं थे, वो तो इंसान ही थे जिनको कोई परेशानी हो सकती थी, हो सकता है वो किसी दिन क्लास में ना आए। जो रोबोट होता है वो तो हमेशा अपने टाइम पर ऑन हो जाता है, लेकिन जो जो फिजिकल टीचर हुआ करते थे, जो टीचर इंसान थे, वो कैसे थे? वो रेगुलर टीचर नहीं थे। उनकी भी तबीयत हो सकती है, बच्चों की भी तबीयत खराब हो सकती है, वो उन चीजों को, उन परेशानियों को समझते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर?
तो यहां पर सरप्राइज के साथ कहती है मागी, ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। तो मागी ने ये चीजें सरप्राइज के साथ पूछी। वेल ही सेड, उसने कहा, मागी को आंसर दिया टॉमी ने, टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो मागी को आंसर दिया टॉमी ने। वो कहता था उस समय के स्कूलों में कौन होते थे, बॉयज होते थे और गर्ल्स होती थी, और जो टीचर हुआ करते थे, जो फिजिकल टीचर हैं, जो आपके इंसानी टीचर हैं, वो होमवर्क भी दिया करते थे और लोगों से क्वेश्चंस भी पूछा करते थे, जिस तरह से हमारा मैकेनिकल टीचर हमसे पूछता है। तो मागी आगे कहती है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, कि ओह, मैन जब टीचर बन जाएगा, एक इंसान जब टीचर होगा तो हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह स्मार्ट नहीं होगा। तो यहां पर टॉमी कहता है श्योर ही इज, तो मैं नहीं पता कि जो टीचर होते थे ना, इंसानी टीचर होते थे, वो बड़े ही स्मार्ट होते थे, उनको नॉलेज होती थी। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और तुम दूर क्यों जाती हो, मेरे फादर को ही ले लो। टॉमी कहता है मेरे फादर को ही ले लो, मेरे फादर को इतनी नॉलेज है जितनी नॉलेज मेरे मैकेनिकल टीचर को है। तो मागी इस बात को भूल रही है कि रोबोट को किसने बनाया, इंसान ने बनाया। इंसान तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर स्विच कर सकता है, लेकिन हमने रोबोट के अंदर यदि डेटा जो है फीड नहीं किया तो कैसे वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, डेटा कहां से आएगा। तो उस डेटा को कौन एंटर करता है रोबोट के अंदर, इंसान ही एंटर करता है ना। तो मागी जो है इस बात को भूल रही है। इस बात का आंसर देता है टॉमी। वो कहता है कि डेफिनेटली इंसान जो है स्मार्ट होते थे, दूर मत जाओ, मेरे पापा को ही ले लो, मेरे पापा को भी इतनी नॉलेज है जितनी एक मैकेनिकल टीचर को होती है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बैटचा, वो टॉमी कहता है कि मेरे पापा इतना ही जानते हैं जितना कि एक मैकेनिकल टीचर कहता है। आई बैटचा, वो कहता है, बैटचा का मतलब है दूसरी लैंग्वेज में आई बैट यू, मैं तुमसे इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूं, आई एम श्योर, कि मेरे पापा को इतनी ही नॉलेज है जितनी एक मैकेनिकल टीचर को होती है। मागी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मागी को तो इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो मागी तो इस चीज के लिए आर्गुमेंट कर नहीं सकती। सी सेड, मागी ने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मागी ने इसका आंसर दिया कि मैं कभी भी एक अजनबी पर्सन को अलाउ नहीं करूंगी कि वो मेरे घर में आए और आकर मुझे पढ़ाए। तो इसके बाद मागी को आंसर देता है टॉमी। वो कहता है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी ने जोर जोर से मागी की बातों पर हंसना स्टार्ट कर दिया। यू डिड नॉट नो मच मागी, अब वो कहता है कि मागी, जब तुम्हें ज्यादा जानकारी ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि एक फिजिकल टीचर, एक ह्यूमन टीचर आपके घर में आता था और वो पढ़ाता था। वो मागी की बातों पर हंसने लगता है। तो वो आगे कहता है, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, तो वो कहता था जो टीचर थे वो जो है एक घर में नहीं रहते थे, जिस तरह से हमारा रोबोट 24 घंटे हमारे साथ रहता है और जब भी उसको क्लास लेनी होती है वो ऑन हो जाता है। तो टीचर ऐसा नहीं करते थे, टीचर हमारे साथ घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जैसे यहाँ पर ये स्कूल वाली बिल्डिंग है, आप लोगों के सामने इमेज लगाई हुई है कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां पर सारे बच्चे पहुंच जाया करते थे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, सारे जो बच्चे हैं उसी बिल्डिंग में पहुंच जाया करते थे और टीचर्स भी वहीं जाकर उनको पढ़ाया करते थे। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन करती है वो, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो मागी यहाँ पर क्वेश्चन करती है कि सारे के सारे बच्चे जब पहुंच जाते थे वहां पर तो क्या वो एक जैसी चीजों को पढ़ते थे। तो टॉमी कहता है श्योर, बिल्कुल हाँ, इफ दे वर द सेम एज, वो बिल्कुल ऐसी चीजों को पढ़ते थे, अगर वो सेम एज के थे, सेम क्लास में थे तो डेफिनेटली वो जो है सेम चीज को ही पढ़ते होंगे, वो ऐसा कहता है। अब मागी यहां पर कहती है, बट लेकिन माई मदर मिसेस जॉन सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच boy and girl it teaches and they each kid has to be taught differently। लेकिन मेरी मदर, मार्गी कहती है कि मेरी मदर मिसेस जोन्स जो है वो तो कहती हैं कि टीचर को बच्चों के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, हर बंदे का आईक्यू लेवल जो है अलग होता है, उन्हें क्लास के हिसाब से जो है एडजस्ट करना पड़ता है। जिस तरह से हम लोग अपने रोबोटिक टीचर में डेटा फीड कर देते हैं कि आपको 11th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो वो उसी हिसाब से परफॉर्म करता है, उसी हिसाब से डेटा जो है हम एंटर कर देते हैं उस रोबोट के अंदर। तो ऐसा क्या कर पाते थे उस समय पर, तो मागी जो है ये चीजें पूछती है। तो अब मागी आगे कहती है, जस्ट द सेम
they did not do it that way then। तो मागी कहती है कि हर एक बच्चे को उसके और आईक्यू लेवल के हिसाब से, उसकी क्लास के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता होगा। तो जो ह्यूमन टीचर थे वो इस तरह से नहीं करते होंगे फिर तो, है ना। तो अब इस टॉमी को गुस्सा आ जाता है कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने लगी है, क्या ऊट पटांग क्वेश्चन ये मागी पूछ रही है। तो ये इस टॉमी जो है इस मागी पे गुस्सा होते हुए कहता है, इफ यू डोंट लाइक इट, वो कहता है अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस बुक को बिल्कुल मत पढ़ो, तुम्हें ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो माँ की रिप्लाई करती है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। मागी सेड क्विकली, मागी ने बहुत जल्दी से आंसर किया, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल, और अभी भी मागी के अंदर एक ऐसी इच्छा बाकी है कि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में अभी और भी पढ़ना चाहती है जो पास्ट में हुआ करते थे, है ना। तो मागी अभी हमारे टाइप के जो स्कूल है, जो हार्ड बुक्स को पढ़ा जाता है और टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, जो प्रिंट होता है बुक पे, तो मागी उन चीजों के बारे में और भी कुछ जानना चाहती है अभी। And were not even half finished when Maggie's mother called Maggie school। तो ये बुक जो है, ये टॉमी और मागी, ये दोनों यहाँ पर हैं, टॉमी और मागी जो हैं ये दोनों यहाँ पर हैं और इस बुक को वो पढ़ रहे हैं। इन्होंने इस बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था। तो मागी की जो मदर है उसने आवाज दी कि मागी चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो मागी कहती है, मागी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, वो कहती है नहीं ममा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जॉन्स, तो मिसेस जॉन्स कहती है नहीं हो चुका है टाइम तुम्हारा, आओ ये तुम्हारा टाइम जो है स्टडी का टाइम है, अंदर आओ जल्दी से, अपने स्कूल रूम में जाओ। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और हो सकता है कि ये टाइम जो है टॉमी के पढ़ने का भी हो। तो टॉमी बेटा तुम भी घर जाओ अपने, और तुम भी जाकर क्या करो, पढ़ाई करो, तुम्हारा मैकेनिकल टीचर भी तुम्हें याद कर रहा होगा, जाओ और पढ़ाई करो। मागी सेड टू टॉमी, अब मागी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो चलो ठीक है, इस समय तो जो है स्कूल का टाइम हो चुका है, लेकिन क्या हम अपना स्कूल जो है खत्म करने के बाद इस बुक को और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉमी है वो मागी को रिप्लाई करता है, मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली। अब नॉन साइलेंटली का जो मतलब होता है कि किसी की बात में ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए, उसने मागी की बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और वो कहता है कि ठीक है देखते हैं बाद में इस बुक को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ही वॉकड अवे, और वो ऐसा कहकर दूर जाने लगा, मतलब वो अपने घर की तरफ को जाने लगा, विस्लिंग, और क्या करते हुए, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अब उसने उस बुक को क्या किया, अपने बगल में दबाया और सीटी बजाते हुए अपने घर की तरफ को चला गया। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मागी जो है वो अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब देखिए, वर्चुअल क्लासरूम की बात की थी, वर्चुअल स्कूल रूम की बात हमने की थी कि जो 2157 के टाइम में स्कूल होंगे वो कैसे होंगे कि आपके घर में ही एक कमरा होगा जहां पर आप स्टडी कर रहे होंगे, वहीं पर आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही होंगी, या फिर आपका रोबोटिक टीचर होगा जो आपको वहां पर पढ़ाएगा। तो जो इस स्टोरी के अंदर है वो एक रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, जो मागी के घर में ही रहता है हमेशा, और एक कमरा है जो मागी के बेडरूम से नेक्स्ट ही है बिल्कुल, जिसमें मागी जो है पढ़ती है, तो उसका नाम है स्कूल रूम। तो मागी वहां पर जाकर बैठ जाती है, ठीक है, और वहां पर जाकर पढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, अब जो मैकेनिकल टीचर है मागी का, ये जो रोबोट है ये ऑन था, रेडी टू टीच था, एंड वेटिंग फॉर हर, अब ये मैकेनिकल टीचर मागी के आने का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब ये मागी का जो टीचर था वो हर एक दिन, वीकडेज में हर एक दिन जो है सेम टाइम पर ऑन हो जाया करता था, लेकिन सैटरडे एंड संडे की छुट्टी हुआ करती थी मागी की, तो ये संडे एंड सैटरडे का छुट्टी रखता था ये, और इस दिन जो है ये ऑन नहीं होता था। बाकी के जो वीकडेज हैं उनमें सेम टाइम पर डेली वो जो है रेडी हो जाता था। तो मागी का जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो मागी को पढ़ाने के लिए तैयार है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लशिंग ऑन द स्क्रीन, अब ये जो पेट पर इसके स्क्रीन लगी हुई है, तो मागी का लेसन जो है इसके स्क्रीन पर आने लगा है। बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब जो मागी की मदर है मिसिस जोन्स, उनका मानना है कि अगर आप पढ़ाई के लिए एक समय डेली फिक्स कर दो तो उस समय पर आप लोगों का जो माइंड है वो चीजों को जल्दी ग्रैब करता है, क्योंकि आपको पता है कि उस समय पर आप लोगों को पढ़ना है। ऐसा मैगी की जो मागी की मदर है उनका मानना है। द स्क्रीन वॉज लिट अप
and it said today arithmetic lesson is on the addition of proper friction। जो हम लोग भिन्न पढ़ते हैं, जो भिन्न होते हैं, जिनको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं, तो मागी आज क्या पढ़ने वाली है, जो रोबोट है उसके पेट पर जो स्क्रीन लगी है उसकी जो लाइटें हैं वो जल चुकी हैं, और आज अर्थमेटिक में एक लेसन है फ्रिक्शन का। तो फ्रैक्शन का लेसन जो है उसको मागी आज पढ़ने वाली है। लेकिन इससे पहले जो रोबोटिक टीचर है वो कहता है प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। वो कहता है कि कल का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में, जो प्रॉपर होमवर्क स्लॉट, जो होमवर्क वाली स्लॉट है उसमें अपना होमवर्क जो है उसको सबमिट कर दो। ठीक है, मागी का टीचर ये कहता है कि अपने कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट के अंदर आप सबमिट कर दो, जो कि मागी को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मागी डिड सो विद शाय। मागी एक आहा भरती है और ऐसा करती है, वो अपना होमवर्क जो है सबमिट कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। अब मागी जो है वो उन दिनों के स्कूल के बारे में सोच रही है जब मागी के ग्रैंडफादर जो थे एक बच्चा थे, और उनके भी ग्रैंडफादर के टाइम पर जो स्कूल हुआ करते थे। मतलब मागी पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है। अब किस तरह के स्कूल हैं वो अब आगे मागी बताएगी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। जब आस पड़ोस के सारे शरारती लड़के, अच्छे बच्चे जो हैं, एक साथ, आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर स्कूल जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और जब स्कूल पहुंच जाते तो स्कूल यार्ड जो होता है, स्कूल का जो मैदान होता है, उसमें सारे एक साथ बैठकर जो है हंसते थे, शाउटिंग करते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम। और वो क्लासरूम में भी एक साथ बैठते थे। ठीक है, मागी के साथ तो ऐसा नहीं है, बेचारी वर्चुअल क्लास में बैठती है, रोबोट की शक्ल देखनी पड़ती है, सारे लेसन उसके पेट पर स्क्रीन लगी है उस पे आ जाते हैं, कंप्यूटर पे उसको बुक पढ़ना पड़ता है। तो वो याद कर रही है पुराने टाइम के स्कूलों को कि जब सारे के सारे जो आस पड़ोस के बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल जाते होंगे, जब स्कूल पहुंच जाते होंगे तो स्कूल के ग्राउंड में वो खेलते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा, है ना। और जब क्लास स्टार्ट हो जाती होगी तो सारे के सारे स्कूल के बच्चे जो है एक ही क्लासरूम में बढ़ जाते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। अब जब छुट्टी होती होगी, जब स्कूल का अंत होता होगा, मतलब उस डे का अंत होता होगा स्कूल के, तो जब छुट्टी होती होगी तो घंटी बजती होगी छुट्टी की, तो सारे के सारे बच्चे चिल्लाते हुए जाते होंगे छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। सारे के सारे कितनी मस्ती करते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो मागी सोच रही है कि उस समय पर सारे के सारे एक क्लास के बच्चे एक ही तरह का होमवर्क पढ़ते होंगे, और चलो किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी करते होंगे और उसके बारे में डिस्कशन भी करते होंगे कि किस तरह से होमवर्क हम लोगों को कंप्लीट करना है। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात यह है, उस टाइम पर जो टीचर होते होंगे वो कैसे होते होंगे, इंसान होते होंगे, पीपल होते होंगे, लोग होते होंगे। हमारी तरह नहीं जो रोबोटिक टीचर होते हैं, इस तरह के अगली टीचर नहीं होते होंगे, उस तरह पर अच्छे, सुंदर और जो वैभवशाली टीचर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, उस तरह के टीचर होते होंगे। और कितना अच्छा लगता होगा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो मैकेनिकल टीचर है मागी का, ये तो जो फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसको मागी को पढ़ा रहा है। उसकी स्क्रीन पर जो स्क्रीन लगी है उसके पेट पर, उसमें फ्लैश होता है, उसकी स्क्रीन पर आता रहता है when we add fractions। वो कहता है कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो ये चीजें जो है मागी का टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन मागी का ध्यान अपने लेसन पर नहीं है, वो किस चीज में सोच रही है। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। कि पुराने स्कूल के टाइम पे किस तरह से लोग स्कूल जाते होंगे, जो नेबर हैं, आसपास के, आस पड़ोसी के बच्चे सारे मिलकर स्कूल जाते होंगे, किस तरह से वो स्कूल में खेलते होंगे। जो पुराने समय के, इन द ओल्ड डेज, जो स्कूल पुराने समय में होते थे, उन समय में कितना अच्छा लगता होगा, कितने बढ़िया तरीके से लोग स्टडी करते होंगे, बच्चे क्या क्या स्टडी के साथ साथ किस तरह के गेम जो है वो खेलते होंगे, कितना मजा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच ही रही है अबाउट द फन दे हैड। वो क्या सोच रही है कि वो किस तरह का फन जो है, किस तरह के मजे जो है स्कूल में वो करते होंगे। ठीक है, तो ये है आपके चैप्टर का नाम भी द फन दे हैड। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।